दूसरी घंटी लग चुकी है। अब तीसरी घंटी कभी भी लग सकती है। आप लोग बिना देर किए अपने अपने मोबाइल बंद करिए और अपने घर की ओर जाइए। अरे, अभी किसने फोन किया? अभी तो तीसरी घंटी भी नहीं बजी है। अरे, ये तो मुखियान जी हैं। मैं तो कुछ और ही सोच बैठा। जी मुखियान जी, बोलिए। राजू, तीसरी घंटी बजने वाली है। सब लोग फोन बंद करके घर पहुंचे या नहीं? जी मुखियान जी, लगभग सब चले ही गए हैं। लगभग? तू जानता है ना तीसरी घंटी के बाद क्या होता है? फौरन घर भेज सबको। जी मुखियान जी, आप चिंता मत कीजिए। तीसरी घंटी बजने से पहले मैं सभी को घर भेज दूंगा। ठीक है, तू भी जल्द घर चले जा और याद से तू भी अपना फोन बंद कर देना। जी मुखियान जी, मैं भी कर चला जाऊंगा। कल मिलते हैं। इधर मुखियान जी अपने बेटे चिंटू को आवाज देती है। चिंटू, हाँ मम्मी। तीसरी घंटी बजने वाली है। जल्दी अपना फोन बंद करो और जाओ, जाकर सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो। हाँ मम्मी, जा रहा हूँ। तीसरी घंटी बजने वाली है। अपने अपने घरों की तरफ बढ़ते रहो। अब ज्यादा समय नहीं बचा है। चलो रे साहब, अपनी दुकान बंद हो गई। अब सीधा कल आना चाय पीने। अरे काकी, कम से कम एक चाय तो पिला दे। अरे बावले, आवाज नहीं सुनी तूने? तीसरी घंटी बजने को है। जल्दी से घर निकल, वरना। अरे बुढ़िया, तू बहुत डरती है। ये सब बस छोटी मोटी बातें हैं, इतना दिमाग मत लगाया कर। राहुल बेटे, थारे से बहस करने का समय ना है हमारे पास। बेहतर होगा कि तीसरी घंटी बजने से पहले तू अपने घर पहुंच जा, क्योंकि अगर रास्ते में उसने पकड़ लिया तो दोबारा यहाँ मत आइयो, क्योंकि मैं दरवाजा ना खोलूंगी। समझ गया ना? जा यहाँ से। हाँ हाँ, जाता हूँ। थोड़ी देर बाद मुखियान जी का काकी को फोन आता है। हेलो काकी। हाँ मुखियान जी, बोलिए। काकी, सब लोग घर चले गए ना? हाँ, सब चले गए। ठीक है, आप भी याद से फोन बंद कर लेना, वरना आपको तो पता ही होगा। रोज रोज फोन करके यही बोलती है तू। अरे 5 महीनों से तीसरी घंटी के कारण गांव में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या हो जाएगा? 5 महीने पहले जो तीसरी घंटी के कारण हुआ था, वो दोबारा भी हो सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। चिंटू खिड़की दरवाजे बंद करके आता है। मम्मी, हाँ, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। और पर्दे लगा दिए? पर्दे क्यों? खिड़कियां तो बंद कर ही दी हैं। और वैसे भी वो लोग तो तभी अंदर आ सकते हैं ना जब उन्हें अंदर बुलाया जाए। तो फिर चिंटू, होश में हो? क्या बोल रहे हो? अरे हम पर्दे उनसे छिपने के लिए थोड़ी ना लगाते हैं, बल्कि इसलिए लगाते हैं ताकि हम उन्हें ना देख सके, उनसे बात ना कर सके और उनके बहकावे में ना आ सके। ऐसी गलती बहुत से लोगों ने की थी। उनके साथ क्या हुआ ये पूरा गांव जानता है, इसीलिए अच्छा होगा कि हम वो गलतियां दोहराए नहीं। मम्मी, क्या तीसरी घंटी में पापा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था? क्या वो भी तीसरी घंटी के बाद बाहर थे? और क्या मोबाइल भी ऑन था? तभी तीसरी घंटी जोर से बजता है, जिससे पूरा गांव हिल जाता है। सबके धड़कन तेज हो जाती है। जाओ, जल्दी से जाकर पर्दे लगा दो, वो लोग अब आते ही होंगे। मुखियान जी की बात मानकर चिंटू खिड़कियों पर पर्दे लगाने के लिए चला गया। पर अभी वो पर्दे लगा ही रहा था कि उसने ऐसा कुछ देखा जिससे उसके होश उड़ गए। उसे अपने मृत पिता की आवाज सुनाई दी। चिंटू बेटा। पापा, तुम? हाँ बेटा, मैं ही हूँ। पर आप यहाँ कैसे? तुमसे मिलने आया हूँ बेटा। हाँ, पर आप तो मर गए थे ना, तो फिर आप यहाँ मेरे से मिलने कैसे आए? नहीं तो देखो मुझे, मैं तो जिंदा हूँ। जिंदा नहीं होता तो तुमसे मिलने कैसे आता बेटा? लेकिन मम्मी ने तो बोला आप मर चुके हो। फिर तुम्हारी मम्मी झूठ बोल रही हैं बेटा। विश्वास नहीं है तो बाहर आके देखो। मतलब आप मरे नहीं हो? नहीं, मैं तो बस रास्ता भटक गया था। आज बहुत मुश्किल से तुम्हारे पास आया हूँ, बस तुमसे मिलने। आओ, जल्दी बाहर आओ। हाँ सच्ची, लेकिन मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मम्मी ने मना किया है।
हाँ बेटा, अब चलो मुझे अंदर आने दो, नहीं तो मैं तीसरी घंटी में पूरी तरह से पूरी तरह से क्या? पूरी तरह से भीग जाऊंगा बेटा। तुम जल्दी दरवाजा खोलो। हाँ, मैं मम्मी को बोलता हूँ, वो दरवाजा खोल देंगी। नहीं नहीं, मम्मी को क्यों बुला रहे हो? वो मुझे देख तो पाएंगी नहीं, और जब तक मैं उन्हें समझाऊंगा तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए तुम ही जल्दी से दरवाजा खोल दो। पर मम्मी ने तीसरी घंटी बजने के बाद दरवाजा खोलने से मना किया है। बेटा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकता। तुमने दरवाजा नहीं खोला तो? नहीं, मैं खोलता हूँ। तो चिंटू अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजा खोल दिया। पर जब सामने कोई नहीं देखा तो उसने अपने पिता को पुकारना शुरू किया। पापा, अरे पापा कहाँ गए? पापा कहाँ हो? जल्दी आओ ना। तभी पीछे से मुखियान जी की आवाज आई। चिंटू, तुमने दरवाजा क्यों खोला है? मम्मी, बाहर पापा थे, उनको भी अंदर लाना होगा, वरना वो भी। चिंटू, शांत हो जाओ। मैंने कहा था ना, तुम्हारे पापा मर चुके हैं। पर मम्मी, उन्होंने कहा कि वो जिंदा हैं। चिंटू बाहर देखता है तो उसके पिता बहुत ही तेजी से उनकी ओर आते दिखते हैं। लेकिन तभी मुखियान जी चिंटू को एक अलग कमरे में ले जाती है, लेकिन उसके पिता उनको उस दरवाजे को भी खोलने कहते हैं। चिंटू बेटा, तुम अंदर हो ना? दरवाजा नहीं खोलोगे? तुम्हारे पापा आ गए हैं, दरवाजा खोलो बेटा। मम्मी। कोई आवाज मत करो। लेकिन मम्मी, मुझे पापा से मिलना है। तुम्हें अगर सच में लगता है कि वो तुम्हारे पापा हैं, तो उनसे कल सुबह मिल लेना, ठीक है? पर अभी के लिए शांत हो जाओ। बाहर से भूत फिर बोलता है। मुखियान जी, अरे मिलने दो ना मुझे चिंटू से। कब तक झूठ बोलोगी उससे कि मैं मर चुका हूँ? मुखियान जी, आप सुन रही हैं ना? मम्मी, पापा ये क्या बोल रहे हैं? शांत रहो चिंटू, कल सुबह मैं तुम्हें सब समझा दूंगी, पर अभी के लिए चुपचाप आंखें बंद करो और सो जाओ। चिंटू अपनी मम्मी के कंधे पर सिर रखकर सो गया। और जब सुबह हुई तो मुखियान ने उसे उठाया। चिंटू, उठ जाओ, सुबह हो गई है। हाँ, सुबह हो गई। अब पापा से मिल सकते हैं ना? बाहर आओ मेरे साथ, तुम्हें तुम्हारे पापा से मिलाती हूँ। लेकिन जैसे ही दोनों कमरे के बाहर आए, वहां कोई नहीं था। पापा, वो पापा कहाँ गए? मैंने कहा था ना कि वो तुम्हारे पापा नहीं थे। मम्मी, वो पापा जैसे ही बात कर रहे थे। बेटा, मैंने समझाया था ना तुम्हें, पर्दे लगाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम उन्हें देख ना पाएं, उनकी बातों में ना आ पाएं, जैसे कल तुम आ गए। पर वो बोल रहे थे कि वो मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। अगर वो मर गए हैं तो यहाँ कैसे आ गए? एक काम करो, मेरे साथ चलो। हाँ, कहाँ मम्मी? बस चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। वो दोनों गांव के बाहर एक पुराने पेड़ के पास पहुंचे। मम्मी, हम लोग यहाँ क्यों चले आए? बताती हूँ, पर पहले आसपास देखकर ये बताओ कि यहाँ क्या दिख रहा है तुम्हें? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, सामने गांव से बाहर जाने का रास्ता है और पास में राहुल भैया का घर है। तुम्हें कहीं पर कोई मोटा सा पेड़ दिख रहा है क्या? हाँ, वो उस तरफ एक मोटा पेड़ है। क्यों, क्या हुआ? हाँ बेटा, ये वही जगह है जहाँ तुम्हारे पापा की मौत हुई थी। मुखियान जी पुरानी बात बताने लगती है। उस दिन हमें शहर से लौटने में देर हो गई थी और गांव पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। आसमान में तीसरी घंटी जोरों से बज रही थी। उस समय गांव के सभी घरों की खिड़की दरवाजे बंद हो गए थे, इसीलिए तीसरी घंटी रुकने तक हमारे पास झाड़ियों में छिपे रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। काफी जोरों से तीसरी घंटी बज रही है, हमें कहीं और जाना पड़ेगा। हाँ, पर कहाँ? आसपास कोई घर है क्या? घर तो है, पर मुझे नहीं लगता कि अभी कोई दरवाजा खोलेगा। तो अब क्या करें? चिंटू के पापा, वहाँ एक मोटा सा पेड़ है, हम उसमें जाकर छिप सकते हैं। ठीक है, चलो। और फिर
मैं तो पेड़ के पास चली गई, पर तुम्हारे पापा मेरे पीछे नहीं आ पाए, क्योंकि तभी उनको किसी का कॉल आया। जैसे ही उन्होंने फोन उठाया, तभी अचानक उनकी चीखें सुनाई दी। उन आवाजों को सुनकर मैं इतनी घबरा गई कि अपनी जगह से हिल भी ना पाई। पर थोड़ी ही देर बाद तुम्हारे पापा की आवाजें आनी बंद हो गईं। कुछ देर बाद गांव के लोगों की आवाज सुनाई देने लगी। मैं समझ गई थी कि सुबह हो चुकी थी, तो मैं तुम्हारे पापा को आवाज लगाने लगी, पर वहां अब कोई नहीं था। मैं कई दिनों तक उनके लौटने का इंतजार करती रही, पर वो नहीं लौटे। फिर जब गांव वालों ने मुझे बताया कि तीसरी घंटी बजने के बाद राजेंद्र भूत बनकर इस गांव में घूमता है, तो मुझे पता चला कि तुम्हारे पापा मर चुके हैं। मतलब कल जिसे मैंने देखा, वो तुम्हारे पापा नहीं थे बेटा, क्योंकि मरे हुए लोग वापस नहीं आया करते। इंसान बनकर तो बिल्कुल भी नहीं। अपनी मम्मी से बात करने के बाद चिंटू के मन में बहुत सारी बातें चल रही थी और वो उन्हीं ख्यालों में खोया हुआ काकी की दुकान में गया। तभी हर तरफ से मुनादी होने लगी। तीसरी घंटी बजने वाली है, अपने अपने घरों की तरफ बढ़ते रहें। तीसरी घंटी बजने वाली है। काकी की दुकान पर फिर राहुल और काकी के बीच बहस होती है। अरे बुढ़िया, तू फिर शुरू हो गई। बोला था ना, ये सब फालतू की बातें हैं। अरे बावड़े, दिमाग घूमने गया है क्या थारा? जानता है ना तीसरी घंटी बजने के बाद क्या होवे है? कच्चा चबा जाएगा वो। अच्छा, और तुझे कैसे पता कि वो कच्चा चबा जाएगा? क्योंकि आज तक जो भी रात को तीसरी घंटी के बाद बाहर रुका है, वो मारा गया है। अच्छा, फिर मुखियान जी कैसे बच गई? हाँ, वो भी तो फंसी थी ना तीसरी घंटी में रात को अपने लुगाई के साथ। मैंने बोला ना, थारी फालतू बातें सुनने के लिए हमारे पास टाइम ना है। जा निकल अब यहाँ से। हाँ हाँ, जाता हूँ। राहुल की बात ने चिंटू का ध्यान खींच लिया। वह सोचने लगा कि उस रात उसके पिता तो मर गए, पर मम्मी कैसे बच गई। अरे छोरे, हाँ बात ना सुनी क्या तूने हमारी? बोला ना घर से निकल। जी दादी, जाता हूँ। चिंटू हड़बड़ाता हुआ दुकान से बाहर निकला और सीधा राहुल के पीछे भागा। राहुल भैया, थोड़ा रुकिए। क्या हो गया लड़के, कहाँ भागा चला आ रहा है? वो मुझे ना आपसे एक बात पूछनी है। जल्दी पूछ, क्या पूछना ले? वो आप वहाँ दादी को बोल रहे थे ना कि एक रात मेरी मम्मी और पापा बाहर रह गए थे और पापा वहाँ से गायब हो गए, पर मम्मी किसी तरह बच गईं। अरे तुम्हारे पास हमारी ही बात दोहराने आया है? जल्दी पूछ, क्या पूछना है तने? नहीं, मैं ये बोल रहा था कि आपका भी घर उसी पेड़ के पास है ना? हाँ, तो आपने कुछ देखा था क्या? क्या कमाल है, माँ अंधी कानून और बेटा CID। हाँ, देखा था, सब कुछ देखा था। कैसे तुम्हारे पिता को चुटकियों में राख बना दिया। उसमें तुम्हारी माँ भी राख बन जाती, लेकिन साली पेड़ के पास छिपी रही। लेकिन मम्मी को क्यों कुछ नहीं हुआ? अरे तीसरी घंटी बजने लगी। अब चल हमारे साथ मेरे घर। नहीं, मैं घर जाता हूँ। अरे छोरे, अब घर जाने का मौका खत्म हो गया। आधे रास्ते में चलकर राख हो जाएगा। चल अब हमारे साथ। राहुल चिंटू को लेकर अपने घर चला गया। वहीं मुखियान जी घर में परेशान हो रही थी। ये चिंटू कहाँ रह गया? अब तक घर क्यों नहीं आया? काकी को पूछती हूँ। मुखियान जी ने काकी को फोन किया। हेलो काकी। हाँ मुखियान जी, मुझे लग ही रहा था कि आपका फोन आएगा। सब लोग जा चुके हैं, दरवाजे खिड़कियां भी लगा ली हैं और तीसरी घंटी में फोन भी बंद कर देंगे। काकी, चिंटू है क्या वहाँ? चिंटू? वो तो कब का निकल गया। चिंटू घर नहीं लौटा है। मुखिया जी, एक काम करो, बाकी लोगों को फोन करके पूछ लो, क्या पता चिंटू किसी के यहाँ रुक गया हो। हाँ ठीक है काकी। वहीं राहुल के घर में चिंटू ने फिर से पूछा। राहुल भैया, मम्मी को उस दिन तीसरी घंटी में क्यों कुछ नहीं हुआ और मेरे पापा गायब कैसे हो गए? देख छोड़े, उस दिन तुम्हारे पिता को उस तीसरी घंटी में किसी का कॉल आया था।
जैसे ही तुम्हारे पिता ने हेलो कहा, उनके शरीर पर बहुत बड़ी बिजली गिर पड़ी। उस बिजली के कारण रोशनी दूर दूर तक फैल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह कोई बम विस्फोट हो गया हो। जब रोशनी कम हुई और मैं उस जगह गया तो देखा कि तुम्हारे पिता जलकर राख बन चुके थे। तब से तुम्हारी अंधी माताजी तीसरी घंटी की आवाज से बहुत डरने लग जाती हैं। और इस तरह चिंटू को उस रात का पूरा सच पता चल गया, जिसने उसके मन के सारे सवालों को एक झटके में खत्म कर दिया। चिंगारी नगर नाम तो बहुत चमकीला था, मगर हकीकत घुप अंधेरे से भरी हुई। यह एक ऐसा गांव था जहां शाम ढलते ही मानो कोई अदृश्य हाथ सारी रोशनी बुझा देता था। दिल्ली से आया नया बिजली इंजीनियर विक्रम सिंह पिछले 4 साल से इस गांव में काम कर रहा था। गांव के दक्षिणी छोर पर स्थित उस पुराने पावर सबस्टेशन को छोड़कर वह गांव का हर खंभा जानता था। उस रात भी ठीक 8 बजे अचानक बिजली कट गई। कमाल है, ये लगातार तीसरा दिन है। ये क्या मजाक बना रखा है? हर शाम 8 बजते ही पूरी ग्रिड डाउन हो जाती है। मैंने सुपरिटेंडेंट को फोन किया था, पर जब तक मैं फॉल्ट पकड़ने जाऊं सब बंद। और ये नेटवर्क ऐसे गायब होता है जैसे किसी ने जैमर लगा दिया हो। आखिर ये गांव वाले शिकायत क्यों नहीं करते? मुझे ही जाकर देखना होगा कि माजरा क्या है। विक्रम टॉर्च लेकर बाहर निकला। पीपल के पेड़ के नीचे उसे गांव के कुछ बुजुर्ग बैठे दिखाई दिए, जिनमें दयानंद भी शामिल था। दयानंद जी, आप सब यहाँ इस घूप अंधेरे में बाहर क्यों बैठे हैं? अपने अपने घरों के अंदर क्यों नहीं जाते? और ये बिजली क्यों कट गई है फिर से? अंदर जाएं या बाहर रहें बाबू, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजली कटी नहीं है, बिजली भाग जाती है यहां से, जैसे कोई बहुत ही खौफनाक चीज उसे पीछे धकेल देती है। इन तारों में दौड़ने वाली रोशनी को किसी की नजर लग गई है। आप भी इन अंधविश्वासों में पड़ गए? मैं एक इंजीनियर हूं। तारों में इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं, कोई भूत प्रेत नहीं। कहीं शॉर्ट सर्किट होगा। जब इंसान सच से भागता है तो वो झूठ पर यकीन करने लगता है। तुम जिसे शॉर्ट सर्किट कह रहे हो, वो इस गांव का पुराना पाप है। उस अंधेरे में कोई रहता है, वो अंधेरा सांस लेता है विक्रम। तो सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि उस पुराने सबस्टेशन में भूत है? भूत नहीं बेटा, वो एक दर्द है जो वहां बरसों से कैद है। बहुत साल पहले जो दर्दनाक हादसा हुआ था, उस दिन से वहां जो भी गया वो कभी वापस नहीं लौटा। उस पुराने कुएं और टूटे हुए मकान के पास जाने की सोचना भी मत, हमेशा के लिए फंस जाओगे। मैं विज्ञान को मानता हूं दयानंद जी। जो भी है, मैं कल सुबह खुद उस सबस्टेशन पर जाऊंगा और फॉल्ट चेक करूंगा। विक्रम अपने कमरे में लौट आया। आधी रात को अचानक तेज हवा चलने लगी। बरामदे में किसी के नगे पैर चलने की आवाज आने लगी। छप छप छप। ये सिर्फ हवा का असर है। पुरानी इमारतें ऐसे ही आवाज करती हैं। मुझे सोना चाहिए। साहब, मेरी माँ बहुत बीमार है। कौन है? कौन बोल रहा है इतनी रात को? दरवाजा खोलिए साहब, मुझे आपकी मदद चाहिए। कौन है वहां? मेरा नाम सोमेश है साहब। मेरी माँ बहुत बीमार है, उसे तेज बुखार है और सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। मैंने गांव के सब लोगों का दरवाजा खटखटाया, पर सब ने मुझे धुतकार दिया। अब सिर्फ आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। तुम कहाँ रहते हो? मैंने तुम्हें पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। हम बस उस पुराने सबस्टेशन के पास रहते हैं साहब। उस सूखे कुएं के ठीक बगल में जो टूटा हुआ मकान है, वही हमारा घर है। मेरी माँ मरने वाली है, जल्दी चलिए। पुराना सबस्टेशन? दयानंद जी ने चेतावनी दी थी, पर यह लड़का तो सच में परेशान लग रहा है। रुको सोमेश, मैं अपना फर्स्ट एड बैग और टॉर्च लेकर आता हूं। विक्रम बैग लेकर बाहर आया। सोमेश पहले ही काफी दूर पगडंडी पर पहुंच चुका था। विक्रम तेज कदमों से उसके पीछे चलने लगा। थोड़ा धीरे चलो सोमेश, रास्ता बहुत खराब है। तुम लोग यहाँ इस जंगलनुमा इलाके में कैसे रहते हो? हम यहाँ नहीं रहते साहब, हम बस यहाँ हैं, सिर्फ मौजूद हैं। बस यहाँ है का क्या मतलब होता है? जब इंसान मर जाता है तो वो कहीं जाता है या कहीं रुक जाता है पता नहीं, पर जो लोग दुनिया द्वारा भुला दिए जाते हैं, जिन्हें तड़पता हुआ छोड़कर सब मुंह फेर लेते हैं, वे वहीं रुक जाते हैं।
जहां उन्हें आखिरी बार तड़पते देखा गया था। समय उनके लिए रुक जाता है साहब। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक खस्ता हाल मकान दिखा। मकान के ठीक सामने एक बिजली का खंभा टेढ़ा होकर जमीन पर गिरा पड़ा था, जिसके नम गेतार पूरे आंगन में बिखरे थे। ये रहा तुम्हारा घर? यहाँ तो सालों से कोई नहीं रहता होगा। हाँ साहब, यही मेरी दुनिया है। अंदर चलिए, माँ इंतजार कर रही है। उफ, सोमेश, यहाँ तो इतनी बदबू है कि सांस लेना मुश्किल है। तुम्हारी माँ कहाँ है? सोमेश, कहाँ गए तुम? आ गए बेटा, मैं कब से तुम्हारी ही राह देख रही थी। बहुत देर कर दी तुमने आने में। आप कौन है? सोमेश ने कहा था आप बीमार हैं, आपको अस्पताल में होना चाहिए। बीमार तो हम दोनों हैं बेटा, पर हमारी बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर की दवा में नहीं, सिर्फ एक जिंदा इंसान की बलि में है। बलि? कैसी बलि? तुम लोग कौन हो? बरसों पहले वो खंबा गिरा था। भारी बारिश हो रही थी। मेरा सोमेश फिसलकर उस नंगे तार पर गिर गया। वो तड़प रहा था, चीख रहा था। पूरा गांव, वो सरपंच, वो दयानंद सब दूर खड़े तमाशा देखते रहे। सरपंच ने कहा पुलिस केस हो जाएगा। मेरा मासूम बेटा तड़प तड़प कर कोयला बन गया। हे भगवान! मैंने उसे बचाने के लिए छलांग लगा दी। मैंने भी उस तार को पकड़ लिया और मैं भी उसी करंट से जल गई। उस दिन के बाद से गांव की बिजली रोज बुझती है और हम रोज अपने दर्द के साथ जागते हैं। तो तुम दोनों आत्माएं हो? हम बंधे हुए हैं। उस करंट और गांव वालों के धोखे ने हमें हमेशा के लिए कैद कर रखा है। जब तक कोई नया इंसान आकर उस तार को नहीं छूता, हमारी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। अब आपको ही छूना होगा उस तार हो साहब, तभी इस पापी गांव को रोशनी मिलेगी। आपकी जान के बदले हमारी आजादी। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। मैं निर्दोष हूं। दरवाजा जोरदार झटके से अपने आप बंद हो गया। घर में नीली बिजली कड़कने लगी। बुढ़िया हवा में तैरने लगी और सोमेश के हाथ विक्रम की गर्दन की तरफ बढ़ने लगे। मेरी बात सुनो सोमेश, मैं तुम्हारी मदद करने आया था। तुम एक बेगुनाह को मारकर कौन सा इंसाफ पालोगे? मदद? जब मैं तड़प रहा था तब किसने मदद की? दयानंद और सरपंच ने कहा कल सुबह देखेंगे। वो कल कभी नहीं आया। अब तुम्हें मरना ही होगा। रुको, अगर मैं मर गया तो तुम दोनों को मुक्ति मिल जाएगी, है ना? हाँ, यही एक इकलौता रास्ता है। मेरी एक आखिरी शर्त है। मुझे गांव वालों से बात करने दो। अगर मैं उन्हें बता दूं कि तुम यहाँ क्यों फंसे हो और वो अपनी गलती मान ले तो मुझे छोड़ देना। अगर नहीं माने तो मैं खुद आकर उस तार को पकड़ लूंगा। ये मेरा वादा है। हम तुम्हें एक मौका देते हैं। अगर कल सूरज डूबने से पहले तुम इंसाफ नहीं ला पाए तो तुम्हें खींचकर इसी खंबे पर जला देंगे। दरवाजा खुल गया। विक्रम सीधा दयानंद के घर पहुंचा और दरवाजा जोर से पीटने लगा। दयानंद जी, दरवाजा खोलिए, बाहर आइए। विक्रम, तुम्हारी ये क्या हालत है? कपड़े फटे हुए, पसीने से लथपथ, तुम कहां गए थे? मुझे सब पता चल गया दयानंद जी। वो खंबा, उसने सोमेश और उसकी मां की जान ली जी ना। और आप सब तमाशा देख रहे थे। सच बताइए। हाँ विक्रम, हमें पता था। सरपंच ने डरा दिया था कि पुलिस केस होगा। हमने उन्हें आंखों के सामने राख होते देखा। डर के मारे किसी ने मुंह नहीं खोला। इसी कायरता की सजा गांव भुगत रहा है। सुबह पंचायत बुलाइए। अगर हमने कुछ नहीं किया तो वे मुझे मार देंगे और मेरे बाद किसी और को। सुबह चौक पर भारी भीड़ जमा हो गई। सरपंच और दयानंद सिर झुकाए खड़े थे। विक्रम ने सबको पूरी बात बताई। हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ इंजीनियर बाबू। मेरी एक गलत सलाह ने गांव पर कलंक लगा दिया। अब हम क्या करें? क्या आपको मरने दें? मुझे आपकी जान नहीं चाहिए। उन्हें बलि नहीं, अपनी पहचान चाहिए। मेरे साथ चलिए। वो खंबा हटेगा, नया ट्रांसफार्मर लगेगा और सफाई होगी। शाम को मैं खुद वहां जाऊंगा। पूरा गांव सबस्टेशन की मरम्मत में जुट गया। शाम 6 बजे विक्रम अपनी जेब में पुराना कटा हुआ तार लेकर वापस उसी खमडहर में गया। आ गए साहब, सूरज ढलने वाला है। ये वही तार है ना? मैंने इसे छुआ है सोमेश। इसमें अब करंट नहीं है। मैंने और पूरे गांव ने तुम्हारे दर्द को महसूस कर लिया है। तुम्हें हमारी जान नहीं, स्वीकारोक्ति चाहिए थी। क्या सच में गांव वालों ने अपनी गलती मान ली? हाँ माँ जी, पूरा गांव शर्मिंदा है।
मैंने वो खंबा उखाड़ दिया है। आज से गांव बिजली से जगमगाएगा। गांव वालों ने तय किया है कि हर साल आज के दिन उस जगह पर आपके नाम के दीपक जलाए जाएंगे। तुम लोग इस गांव का भूत नहीं, हिस्सा बनोगे। हम बरसों से बदला चाहते थे, पर शायद हमें सिर्फ एक पहचान चाहिए थी। तुम हमेशा के लिए आजाद हो सुमेश। अपना दर्द यहीं छोड़ दो। इस बार नीली बिजली नहीं कड़की। एक ठंडी हवा का झोंका आया। सोमेश और उसकी मां मुस्कुराते हुए हवा में विलीन हो गए। डरावना मकान गायब हो गया। कुछ देर बाद गांव में सारी बत्तियां जल उठी। पूरा गांव झूम उठा। विक्रम बेटा, रोशनी आ गई। आज के बाद अंधेरा नहीं रहेगा। अंधेरा तो रहेगा दयानंद जी। रात होगी तो अंधेरा होगा, पर अब उसे चीरने के लिए हमारे पास बिजली होगी। कुछ दिनों बाद विक्रम ने उस खाली मैदान पर 2 मिट्टी के दीपक रखे। वहां तख्ती पर लिखा था, सोमेश और उसकी मां, गांव के अपने। उस दिन के बाद चिंगारी नगर में कभी बिजली नहीं कटी।